So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 10 financial market। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लासेस से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमने कवर कर लिए थे और आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज को। और जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आज हम समझेंगे कि आखिर इसको सेकेंडरी मार्केट क्यों कहा जाता है, आखिर इसके कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सभी चीज़ों को काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, ब्रीफ नोट्स के साथ और काफ़ी अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यानी स्टॉक एक्सचेंज को। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने कई बार नाम सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज का और कुछ स्टूडेंट जानते होंगे इसका मतलब, कुछ नहीं जानते होंगे। तो आज मैं बता देता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर शेयर खरीदे जाते हैं, जहां पर शेयर बेचे जाते हैं और कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है वहां पे, ताकि उनका ये प्रोसीजर चल सके। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर एक इकोनॉमी की, हर एक कंट्री की डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है, वो उसके ऊपर डिपेंड है कि उस कंट्री के अंदर, उस इकोनॉमी के अंदर कितनी इंडस्ट्री है। अगर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री होंगी तो वो इकोनॉमी, वो कंट्री डेवलप्ड होगी, अदरवाइज थोड़ी कम डेवलप्ड होगी अगर कम इंडस्ट्रीज होंगी। तो द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड इन दैट कंट्री। तो ये आपको याद रखना है। इसका मीनिंग क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि इसको बेसिकली ऐसी जगह जहां पर शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज आर मार्केट प्लेस where securities that have been listed thereon have been may be bought and sold for either investment or specialization। तो ये आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेकेंडरी मार्केट से भी जाना जाता है, ठीक है। और देखिए अब हम देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इंडिया के अंदर है। ये जो होता है, ये जगह जो होती है वो हर एक देश में होती है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, सभी जगह ये होता है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपने इंडिया की। तो लिस्ट ऑफ मेन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो BSE लिमिटेड आता है हमारे पास, वो है मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर। सेकंड आता है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, वो है आपका कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो कि आपका मुंबई में है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी आपका मुंबई में ही है। सो स्टूडेंट्स, ये भी आपको कुछ कुछ दिमाग में याद रखने हैं, क्योंकि हो सकता है ये आ जाए क्वेश्चन या फिर आपको बड़ा करना पड़ जाए क्वेश्चन। तो आप ये लिख दोगे तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे ना। तो इस तरीके से आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, मूव करते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज के टॉपिक के फीचर्स की तरफ। तो आखिर क्या क्या फीचर्स हैं उसके, देखिए फर्स्ट फीचर आपके पास यही आता है कि दैट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ये हमारी टोटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ऑल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक exchange are done by as per the prescribed procedure under the guidance of the management committee। तो बेसिकली बता रखा है कि जो भी हमारे यहाँ पे शेयर्स का काम होता है, शेयर्स बेचने का, खरीदने का, वो अंडर गाइडेंस होता है, अंडर कमेटी होता है, सभी की देखरेख में होता है। और ये बहुत बेहतर प्लेस है, एक बहुत बेहतर मार्केट है जहाँ पर ये सब काम परफॉर्म किया जाता है। तो ये हम इस तरीके से याद इसको रख सकते हैं इजीली। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, ऑल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक एक्सचेंज आर डन एज पर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर अंडर द गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट एट द कमेटी। सेकंड आता है डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये सिर्फ उन्हीं पे काम करता है जो कि लिस्टेड है इसके पास। ऐसा नहीं कि आप अपने ये कह दो कि मेरी जो दुकान है वो कंपनी है, इसको शेयर इशू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। जो कंपनी, जो चीजें, जो लोग लिस्टेड हैं इसके पास, सिर्फ उसी के शेयर्स की ट्रांजेक्शन इसके यहाँ पर चलती है। तो इसलिए एक पॉइंट हमारे यहाँ पर ये भी बनता है कि डीलिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज ओनली दो सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज विच आर लिस्टेड देयर, जो यहाँ पे लिस्टेड होती हैं। थर्ड आता है डीलिंग ओनली थ्रू ऑथराइज्ड मेंबर, यानी कि जो यहाँ पे डीलिंग की जाती है, बेचने खरीदने का ट्रेड किया जाता है, वो सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर के थ्रू ही किया जाता है। इन्वेस्टर कैन सेल एंड परचेज, अगर इन्वेस्टर बेच भी सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज ओनली थ्रू द ऑथराइज्ड मेंबर। ये भी आपको याद रखना है, सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर के थ्रू ही ये काम कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट पॉइंट हमारे पास, नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉ। तो बेसिकली यहां पर जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी खरीदारी करते हैं, बेच से शेयर्स की बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो अंडर गाइडेंस, अंडर कमेटी तो होती है। और दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज अपनी तरफ से रूल्स, रेगुलेशन, लॉज निकालता है, हमें उसके अंतर्गत काम करना होता है। यानी कि पहले ऐसा होता था, अगर आप कोई शेयर बेच रहे हो तो उसके पैसे जो थे वो 2 दिन में आते थे आपके अकाउंट में, मगर अब ऐसा नहीं होता। अब आप बेचो, शाम तक आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। तो ऐसा होता था, ठीक है। तो वाइल ट्रांजेक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज इट इज नेसेसरी टू ओबे द रूल्स एंड बाय लॉ डिटरमाइन द बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपको याद रखना है और इसी के साथ हमारे फीचर भी
फिनिश होते हैं। सो आई होप आपके क्लियर भी हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, क्योंकि कहीं अगर आपको कोई डाउट होगा और वो क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है वो आगे चलकर कठिनाइयां पैदा करे। सो अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी इसके फंक्शंस की तरफ। मूव करते हैं अपने स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास यही आता है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। इसका मतलब यह है कि ये हमारी लिक्विडिटी भी बहुत बड़ी प्रोवाइड करता है एक मार्केट वे पे, एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के वे पे। वो कैसे? स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड अ रेडी मार्केट, ये आपको याद रखना है, अ रेडी मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बोट एंड सोल्ड इजीली। यानी कि एक ऐसी रेडी मार्केट है जो कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो इसके पास हैं वो इजीली सोल्ड भी हो सकती हैं और खरीदी भी जा सकती हैं। इट गिव्स इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी, ये इन्वेस्टर को साथ ही साथ ये भी अपॉर्चुनिटी देता है कि या तो वो अपने सारे शेयर बेच दें, डिसइन्वेस्ट हो जाएं, या फिर वो री इन्वेस्ट करें। यानी कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास 10 शेयर हैं तो वो 10 शेयर और खरीद ले। ये भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये नहीं कि आपने एक बार खरीदे तो आप फिक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा भी सकते हो और बिल्कुल खत्म भी कर सकते हो। इसी तरीके से दे प्रोवाइड मोर लिक्विडिटी, इस वे में ये क्या कर रहा है, दे प्रोवाइड अ मोर लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। एक एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के लिए बेसिकली आप ये समझ लीजिए बैलेंस बना के चल रहा है कि उनके पास सभी चीजें इजीली अवेलेबल हैं, कि वो बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, डिसइन्वेस्ट हो सकते हैं, इन्वेस्ट री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। नेक्स्ट आ जाइए प्रिस्किंग ऑफ सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है शेयर प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्स एंड डिमांड ऑफ सप्लाई। यानी कि जो शेयर का प्राइस होता है वो ही मार्केट को फोर्स करता है उसकी डिमांड के लिए, उसकी सप्लाई के लिए। जैसा कि मैंने आपको भी जब स्टार्टिंग की क्लास हुई थी हमारी, तब मैंने बताया था कि जब कंपनी का अच्छा वक्त चल रहा होता है, इन्फ्लेशन चल रहा होता है, तो उसका स्टॉक रेट बहुत हाई होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी जो है वो काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर रही है, आगे हमें भी हमारा पैसा डबल करके दे देगी। तो इसलिए बहुत से लोग उनका शेयर खरीद लेते हैं। बल्कि अल्टीमेटली होता क्या है उस केस में, जब ऐसे लोग सोच के खरीदते हैं ना, तो जितनी वो इन्फ्लेशन यानी ऊंचाइयों को छू रही होती है वो उतनी जल्दी डिफ्लेट भी हो जाती है, डिफ्लेशन में भी आ जाती है, और लोग वो डर डर के अपने शेयर्स को बेचकर और लॉस में वहां से निकल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ बता रखा है कि हमारे शेयर का प्राइस मैटर करता है कि वो उसकी डिमांड क्या हो, सप्लाई क्या हो। अब जब कंपनी के शेयर गिरे तो उसका प्राइस भी गिर जाएगा अल्टीमेटली। तो जो प्राइस गिरेगा ना उसमें, तो अल्टीमेटली जिसने पैसा लगाया था उसके इन्फ्लेशन के टाइम पे उसको तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जितने भी शेयर के प्राइस कम होंगे तो कुछ लोग तो उसको खरीदेंगे बहुत सस्ते शेयर के चक्कर में कि आज इसका डिफ्लेशन का टाइम चल रहा है, कभी ना कभी इन्फ्लेशन भी आएगा। तो वो होते हैं तेज दिमाग के आदमी। तो आज स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन व्हिच हेल्प इन डिटरमाइन ऑफ द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। कांस्टेंट वैल्यूएशन क्या होती है? हमारी हेल्प करती है डिटर्मिनेशन के लिए कि हमारी प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आखिर है क्या, और इसी तरीके से ये वैल्यूएशन प्रोवाइड करती है हमारी इंस्टेंट इंफॉर्मेशन कि अभी एक्चुअल में हमारे प्राइस, हमारे शेयर का प्राइस कितना है, कि हम कितने प्रॉफिट में हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर खरीदा था 100 रुपए पे, तो आज उसका प्राइस 500 रुपए हो गया, तो मैं तो फायदे में चला गया ना 400 रुपए के। तो इसी तरीके से वो फायदा जो होता है वो सिर्फ देखने का होता है। फायदा आपको जब मिलेगा जब आप शेयर को बेच दो, तब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। बाकी वो आपको दिखाता रहेगा कि हाँ भाई आप इतने प्रॉफिट के हकदार हो, आपके पास ये आता जा रहा है, ये आता जा रहा है, ये आता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है भाई शेयर्स की, और कांस्टेंट वैल्यूएशन क्या चल रही है। तो इसी तरीके से ये हमारा सेकंड फंक्शन भी कंप्लीट होता है। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से 2-4 और इसके फंक्शन बचे हैं, उनको भी बहुत जल्दी कवर करते हैं इजी लैंग्वेज के साथ। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शंस ये आते हैं कि सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि अ स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सेफ एंड फेयर डील सो इट वर्क अंडर अ टाइट लीगल फ्रेमवर्क। यानी कि ये जो ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ हो रही हैं शेयर्स को बेचने की, खरीदने की, ये टोटली सेफ डील ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो लीगल है, और लीगल होने के साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है लीगल फ्रेमवर्क। और दूसरा भी हमने ये भी पढ़ा इसके फीचर्स में कि इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके द्वारा ये काम करता है, और उसके अंडर ही शेयर होल्डर्स को रहना पड़ता है। यानी कोई इसमें गैर कानूनी काम तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। और देखिए कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, तो दिस लीड्स अ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि ये लीड करता है हमारी कैपिटल फॉर्मेशन को और इकोनॉमी की ग्रोथ को। कैसे? इट स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड स्टॉक सच अ प्लेटफॉर्म वेयर थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ सिक्योरिटीज देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमने भी पढ़ा कि ये जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है कि जो हमारे
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं वो डिसइन्वेस्ट भी हो सकते हैं, या तो अपने सारे शेयर बेच दें, या फिर कंपनी अगर इशू कर रही है शेयर तो वो एक और ज़्यादा एप्लीकेशन दे कंपनी को, यानी कि वो री इन्वेस्ट कर सकें। तो इससे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मोर प्रोडक्टिव होती है, यानी कि हम बिल्कुल सेफ हैं, हम बहुत ईजिली सभी चीज़ें कर सकते हैं, डिसइन्वेस्ट भी हो सकते हैं, री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इससे अल्टीमेटली हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती है और ये आखिर में लीड करती है कैपिटल फॉर्मेशन को और इकोनॉमी की ग्रोथ को। तो ये कुछ फंक्शन हमारे कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट आता है स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। अब ये नया नाम आपको मिला इक्विटी कल्ट का। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विटी कल्ट? तो बुक के अंदर भी गिवन है कि इक्विटी कल्ट मींस आ मोटिवेटिंग टू पब्लिक टू इन्वेस्ट द इक्विटी शेयर्स, यानी कि ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमारे पीपल्स को मोटिवेट कर रहा है कि आप इक्विटी शेयर के अंदर अपना पैसा लगाइए, ठीक है। आ स्टॉक एक्सचेंज बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। यस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि द स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन हमारी पब्लिक को कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू किस तरीके से एजुकेशन ले सकते हैं। तो दे आर बहुत सारे काम करता है हमारा, ठीक है, ये समझ लीजिए आप स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ट। तो इक्विटी कल्ट का मीनिंग ये पता चल गया आपको, मोटिवेशन ऑफ पब्लिक कि वो इन्वेस्ट करें इक्विटी शेयर्स के अंदर, और ये हमारी एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है हमारी पब्लिक किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर का जो एरिया है ना वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत गहरा कुआं है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं हमारे, ठीक है। और प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्युलेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब मैं पहले ही कई बार बता चुका हूं, इसका मतलब होता है अनुमान। तो जब कभी भी हम कोई भी प्रॉफिट वाली चीज खरीदते हैं तो उसमें हमारा अनुमान तो होता है। अब कोई हमें पहले से थोड़ी बता देता है कि हाँ इसकी कीमत बढ़ने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने एक जमीन खरीदी, और वो जो जमीन खरीदी है आपने वो इस पर्पज से खरीदी है कि आने वाले 4 या 5 सालों में इसकी जो कीमत है वो कम से कम चौथाई भर तो बढ़ी जाएगी। तो ये आपका अनुमान है, दैट इज स्पेक्युलेशन। ये आपसे कोई बताने नहीं आया है कि आपकी जमीन की कीमत बढ़नी ही बढ़नी है, वो कम भी हो सकती है। तो इसी तरीके से प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्युलेशन व्हेन सिक्योरिटीज परचेज विद अ व्यू टू गेटिंग प्रॉफिट, यानी जब हम सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो वो सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सकेगा एज अ रिजल्ट। तो चेंज इन देयर मार्केट प्राइस, इट इज अ कॉल्ड स्पेक्युलेशन। तो अनुमान के द्वारा होता है, और ये अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है और सही भी। तो इसी तरीके से स्टूडेंट इसी के साथ हमारे जितने भी फंक्शंस थे, फीचर्स थे, मीनिंग थे, कॉन्सेप्ट थे, नेम थे, वो सभी हमने कवर कर लिए हैं, लिस्ट थी। तो सो आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे हम जो ट्रेडिंग का प्रोसीजर होता है। अगर हमें किसी शेयर होल्डर, अगर हमें किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो किस प्रोसीजर को हमें फॉलो करके करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, एज वगैरह। तो ये सब हम समझेंगे कि एज के मैटर करती है या नहीं करती। सो आई होप आज की क्लास के अंदर आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ईजिली बता सकते हैं।